हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज विधि से उसका जो रिजल्टेंट होता है, उसका जो परिणामी होता है, उसका परिमाण हमने एक फार्मूला निकाला था, यानी गणितीय विधि से हमने एक फार्मूला निकाला था। जैसा कि यहाँ पे हमने अलग से लिखा हुआ है, हमने ये समांतर चतुर्भुज का नियम है, दो वेक्टर है जिसका परिणामी r है, ये r वेक्टर है, ठीक है ना, जिसका परिमाण ये होता है। अगर दोनों के वेक्टरों के बीच का कोण थीटा है तो उसका परिमाण हम लोगों ने निकाला था ये। और वेक्टर a से परिणामी का जो डायरेक्शन है अल्फा है वो ये निकाला था हमने। और वेक्टर b से परिणामी का परिणामी का जो डायरेक्शन है वो tan बीटा हमने ये निकाला हुआ था। ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था, इस पर कुछ सवाल भी लगा लिया था। आज हम इसी फार्मूले का स्पेशल केस देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला स्पेशल केस है विशेष स्थितियां, यानी स्पेशल केसेस। केस 1 है यदि ये दोनों वेक्टर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है ना। क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, मतलब अगर समांतर वेक्टर्स, तो जानते हैं समांतर वेक्टर्स के बीच क्या होता है, समांतर वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो 0 होता है, अर्थात थीटा 0 हो तो जानते हैं उस cos थीटा का मान 1 होता है, यानी कि वही क्या होता है, मैक्सिमम होता है। cos 0 का मान क्या होता है, 1, यानी कि cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये जो cos थीटा है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर थीटा 0 है तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1, यानी cos थीटा की जगह 1। और cos थीटा का मान मैक्सिमम जो होता है वो 1 होता है, तो इसी को हमने लिख दिया मैक्सिमम। कहने का मतलब है कि cos थीटा अगर मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट भी मैक्सिमम होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी यहाँ पे भी लिख सकते हैं cos 0 डिग्री जिसकी वैल्यू 1 होती है, यानी थीटा का मान क्या है, 0, तो cos थीटा का मान 1 होता। अब इसी फार्मूले में आप पुट कर सकते हैं। तो देखिए r मैक्स होता, हमने पहले ही बता दिया कि r मैक्स क्यों हमने लिखा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और वो मैक्सिमम होती है, उससे अधिक उसकी वैल्यू नहीं होती। यानी cos थीटा अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या है, मैक्सिमम। अब यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे तो उसका मान 1 होता है, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो अंडर रूट के बाहर हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी। तो r मैक्स यहाँ पर देखिए, जैसे दो वेक्टर एक डायरेक्शन में हो या पैरेलल हो तो उसका मैग्नीट्यूड जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद क्या आ जाता है, ये आ जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है r मैक्स बराबर होता है a प्लस बी। और अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू अगर देखा जाए तो 0 होती है। यानी कहने का मतलब यहाँ से देखिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए तो परिणामी भी उसी डायरेक्शन में होगा। देखिए यहाँ तीनों परस्पर क्या है, तीनों परस्पर क्या है, समानांतर है। इसके बीच भी एंगल 0 होगा, इसके बीच भी एंगल 0 होगा, इसलिए अल्फा 0 बीटा 0। और नहीं तो आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा आप क्या कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं, और यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 0 रख के आप देख सकते हैं। तो tan अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा की वैल्यू आप 0 आएगी। अगर आप 0 रखेंगे तो यही निकल के आएगी। अगर प्रैक्टिकली आप करके देखेंगे कि दोनों की डायरेक्शन सेम, तो मैग्नीट्यूड भी उसी डायरेक्शन में होगा ना। इसके ये पैरेलल है, पैरेलल के बीच का एंगल 0, यानी अल्फा भी 0 और बीटा भी 0। और नहीं तो इस फार्मूले में आप थीटा की जगह 0 0 रख करके देख सकते हैं। केस दूसरा है कि यदि ये और बी प्रति समांतर हो। प्रति समांतर का ये मतलब होता है कि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है, ऐसा आपने पढ़ा। यानी कि जब हम थीटा 180 रखते हैं तो cos थीटा 180 की वैल्यू -1 होती है, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, इससे मिनिमम नहीं होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं मिनिमम वैल्यू। अर्थात cos थीटा अगर मिनिमम होगा तो r भी मिनिमम होगा। भाई r की वैल्यू इसी पर डिपेंड करती है, दोनों वेक्टरों के बीच के एंगल पर। अगर वो मैक्सिमम है तो r मैक्सिमम, अगर वो मिनिमम है तो r मिनिमम, अगर ये दोनों वैल्यू जो है मतलब स्थिर है तो। अब r मिनिमम होता कितना है, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, cos 180 -1, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है,
तो आप इसे हम a माइनस बी लिखेंगे, r इसी को a डिफरेंस b लिखते हैं। ये डिफरेंस b की वैल्यू होती है a माइनस बी या b माइनस ए, यानी इसका मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि बड़े में से छोटे को घटाना। तो r मिनिमम को अक्सर इस तरह लिखा जाता है, मतलब ये पॉजिटिव अंतर आना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि r मैक्स की वैल्यू a प्लस बी होती कब? जब थीटा 0 होता है। r मिनिमम a अंतर b होता है, यानी कि जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे। ये कब होता है? जब थीटा 180, यानी r जो है दो वैल्यू के बीच होता है, यानी r सदैव a अंतर b से और a प्लस बी के मध्य होता है। यानी कहने का मतलब r का मान a माइनस बी से ना कम हो सकता है और ना a प्लस बी से अधिक हो सकता। r की वैल्यू ना a माइनस बी से कम हो सकती है और ना ही a प्लस बी से अधिक हो सकती है। इसी के बीच में या तो a माइनस बी होगी या तो a प्लस बी होगी, नहीं तो इसी के बीच में होगी, यानी कि इसके मध्य में होता है, जिसे r की परास कहते हैं। क्या कहते हैं? r की परास। तो r की परास क्या हो गई? यही हुई a माइनस a अंतर b से लेके a प्लस बी तक r की परास हो गई, ठीक है ना। और इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन हम जस्ट इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने किया है, और इसी पे आधारित हमने ये कुछ केस लिए हैं, जहां पे हमने दो केस बताया। एक केस फर्स्ट बताया कि जब दोनों वेक्टर पैरेलल हों, और दूसरा बताया कि जब दोनों एंटी पैरेलल हों। पैरेलल में थीटा 0 हो जाता है, एंटी पैरेलल में थीटा 180 डिग्री हो जाता है। तो हमने रिजल्ट यहाँ पे देखे और अल्फा बीटा की वैल्यू भी यहाँ पर देखे। और एक चीज और भी है, अब अगर थीटा 180 अंश होता है तो देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है। अब यहीं पे गेस करिए कि ये उधर चला गया, ये इधर है, वो उधर चला गया, मतलब ये इधर है और बी इस साइड चला गया, ठीक है ना। तभी तो थीटा क्या हुआ? 180 डिग्री। अब देखिए रिजल्टेंट जो बड़ा होगा उधर होगा। सपोज करिए कि ये अगर यहाँ सपोज करिए कि a ग्रेटर देन b है, तो रिजल्टेंट r इधर ही होगा। किसके तरफ होगा? a की तरफ होगा ना, a की तरफ होगा। तो जब r और a की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो अल्फा क्या हो जाएगा? 0, और बीटा क्या हो जाएगा? वहां जब b उस साइड चला गया तो बीटा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि बीटा उधर है, r और a एक डायरेक्शन में है तो ये पैरेलल होंगे, अल्फा 0, और b उधर है, r से भी उधर है, तो ये बीटा क्या हो जाएगा? ये बीटा 180 डिग्री। इसी का उल्टा हो, अगर b ज्यादा हो a से तो बात ये हो जाएगी कि r इधर हो जाएगा, यानी जो बड़ा होता है ना परिणामी उधर ही होता है। तो इसका मतलब r इधर ना होकर के r इधर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब r और बीटा बी एक डायरेक्शन में हो गए तो उनके बीच का कोण एंगल क्या होगा? बीटा 0। अब ये जो है अल्फा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक। तो यहां से हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली, कब? जब a ग्रेटर देन b और कब b ग्रेटर देन a। आप फार्मूले में भी पुट करके निकालें या मैं प्रैक्टिकली निकाल के दिखा सकते हैं, ठीक है ना। थ्योरेटिकली भी दिखा सकते हैं और करके भी देखिए ऐसा आ रहा। तो हमने दो केस, स्पेशल केस लिए। अब चलते हैं एक स्पेशल केस और लेते हैं, जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 90 डिग्री हो, यानी कि जब दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों। और एक केस और लेंगे कि जब दो वेक्टर आपस में परिमाण में बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आती है, ठीक है ना। देखते हैं क्या केस तीसरा, कि यदि ये परपेंडिकुलर बी हो यानी थीटा 90 डिग्री हो तो r की वैल्यू क्या आती है। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस यहाँ पे क्या रखेंगे? 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है तो r हमें क्या मिलता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि r की वैल्यू जो है ये मिल जाती है, ठीक है ना भाई। वेक्टर a है और दूसरा वाला ये है, तभी इनके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है, और ये हो गया ये r। इसका मैग्नीट्यूड r है और इसका मैग्नीट्यूड a है, इसका मैग्नीट्यूड b है, इसका मैग्नीट्यूड r है। तो 90 डिग्री पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो हम इसको पाइथागोरस की प्रमेय से भी लगाएंगे तो यही आएगा, ठीक है ना। अब चलिए हमको कहिए डायरेक्शन लेना है, तो डायरेक्शन के लिए अगर हम tan अल्फा की बात करें यहाँ से तो क्या हो जाएगा? b sin
या 90 डिग्री हो जाएगा और a प्लस बी कॉस 90 ये तो 0 हो जाएगा। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये खत्म, ये 1 हो जाएगा b अपान a, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स b अपान a। उसी का उल्टा हो जाएगा tan बीटा की बात करें तो यहाँ पे a साइन 90 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा b a cos 90, ये पोर्शन खत्म, यानी कि a अपान b। और यहाँ पे अगर हम बीटा की बात करें तो tan इनवर्स a अपान b हो जाएगा, tan इनवर्स a अपान b हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये रिजल्ट अल्फा बीटा आप निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स b अपान a, बीटा की वैल्यू tan इनवर्स a अपान b हो जाती है। ठीक है ना। अब यहीं पर अगर बात करें कि अगर a और b के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, यानी अगर a इक्वल टू b, यानी कि वेक्टर a का परिमाण और वेक्टर b का परिमाण आपस में बराबर है, तो r क्या हो सकता है, यही रख सकते हैं। तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, दोनों में से किसी एक को ही रख देते हैं। चलिए a स्क्वायर दोनों बराबर है, या कोई नया नाम रख सकते हैं स्मॉल a, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये बाहर हो जाएगा a अंडर रूट 2, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर दोनों सेम है तो आप ये भी दिखा सकते हैं कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए tan अल्फा बराबर b अपान a होता है ना, तो दोनों की वैल्यू सेम है तो कट के 1 हो जाएगी, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो बीटा बराबर भी 45 डिग्री आएगा। यानी कि अगर कह लें, कहने का मतलब ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है एक तरह से ये भाई इसका भाई अगर समांतर चतुर्भुज बनाए तो ये वाला जो बीटा है ये भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और ये 20 से जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से अल्फा और बीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी और आर की वैल्यू हुई a अंडर रूट 2, या इन दोनों का कोई कॉमन नाम दे दें a, तो r हो जाएगा a अंडर रूट 2। ठीक है ना। तो ये तीसरा स्पेशल केस था। ठीक है ना। और एक हम जनरल फार्मूला भी डिराइव यहाँ से बना सकते हैं। जनरल फार्मूला ज्यादातर पूछता है, एकदम शॉर्ट फार्मूला, कि यदि a और b बराबर हो, यानी कि अगर मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b बराबर हो आपस में, ठीक है ना, यानी ये आपस में बराबर है और इसी को हम मान लेते हैं स्मॉल a या a, तो हमारा r क्या होगा, तो r स्क्वायर बराबर हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है, तो यहाँ पे रख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2a इंटू a कॉस थीटा, तो हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना। और 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, एक फार्मूला होता है, हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये फार्मूला होता है। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो r स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2, या r बराबर हो जाएगा वर्गमूल ले लेंगे तो 2a कॉस थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 कहने का मतलब ये होता है कि जो ये फार्मूला आ गया, एक जनरल फार्मूला आ गया, कब, जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, तो जो परिणामी r होगा वो बीचों बीच से जाएगा, वो क्या हो जाएगा बीचों बीच से जाएगा, एकदम बीचों बीच से जाएगा, यानी कि थीटा बाई 2 ये हो जाएगा, थीटा बाई 2 ये जाएगा, देखिए थीटा बाई 2 है ना, तो ये बीचों बीच से एक जनरल फार्मूला आ गया, एक तरह से कहने का मतलब है। ठीक है ना। तो हम 3 सवाल लगाते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है उसी पे डिपेंड है सवाल, थोड़ा सोचने वाला सवाल है।
पहला सवाल है कि 8 न्यूटन और 12 न्यूटन का परिणामी हो सकता है। 4 ऑप्शन में कौन सही हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इस 4 ऑप्शन में कह रहा है कि 8 न्यूटन व 12 न्यूटन का परिणामी हो सकता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो परिणामी का न्यूनतम वैल्यू होती है वो a डिफरेंस b और मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस b। या तो ये होगी या तो ये, या इसी के बीच कुछ भी हो सकता है। तो 8 न्यूटन और 12 न्यूटन, तो 12 8 20, मैक्सिमम वैल्यू इसका 20 न्यूटन हो सकता है और मिनिमम 12 माइनस 8 यानी 4 न्यूटन हो सकता है। तो ये तो होगा, इसके बीच के सभी होंगे। तो 8 न्यूटन 12 न्यूटन का परिणामी हो सकता है। तो देखिए 4 से अधिक और 20 न्यूटन से कम, तो कौन हो सकता है। देखिए 21 न्यूटन नहीं होगा, 0 न्यूटन नहीं होगा, तो कौन हो सकता है, 4 न्यूटन हो सकता है, और कौन हो सकता है, 10 न्यूटन हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि 4 भाई उसके बराबर है ही है और 10 इसके बीच में आएगा, ठीक। सेम वही है कि 5 न्यूटन 8 न्यूटन का परिणामी नहीं हो सकता। उसमें कहा था हो सकता, इसमें कहा था नहीं हो सकता। तो देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 13 न्यूटन आएगी, मिनिमम वैल्यू 3 न्यूटन आएगी। 3 और 13 के बीच सभी हो सकते हैं। तो इस पूछा कौन नहीं हो सकता। देखिए 13 हो सकता है, 8 13 और 3 के बीच में आएगा, हो सकता है, और 5 13 और 3 के बीच में हो सकता है। 2 नहीं होगा, 2 3 से कम होगा, तो ये नहीं हो सकता है। 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का परिणामी हो सकता है। देखिए तो कौन हो सकता है, तो मैक्सिमम 10 न्यूटन होगा, मिनिमम 0 न्यूटन होगा, बाकी इसके बीच में। तो हो सकता है, देखिए 25 न्यूटन होगा नहीं, 15 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो अभी हमने पढ़ाया था उस पे आधारित डिपेंड सवाल थे, सोचने वाले थे। ये माइंड जो हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्या थे, सवाल थे, ठीक है ना। हम कुछ और भी न्यूमेरिकल लगाते हैं, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है। पहला सवाल ये कह रहा है कि दो वेक्टरों का परिणामी वेक्टर जो है सदिश योग जो है r है, जिसको परिणामी सदिश कहते हैं, और कह रहा है कि इनका जो परिमाण है वो परिणामी के परिमाण के बराबर। देखिए यहाँ पे कह रहा है, तो कह रहा है कि थीटा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, या बीटा क्या होगा, ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, अभी हमने ये पढ़ा हुआ है एक फार्मूला कि जब a बराबर b होता है, a बराबर b होता है, जो हमने पढ़ा था ना कि a बराबर b होता है, तो r बराबर होता है 2a cos थीटा बाई 2। या इसको अगर नहीं लेंगे तो हमें तो r बराबर भी वही कह दिया। ये अभी हमने पढ़ा कि अगर a बराबर b है तो r बराबर 2a cos थीटा बाई, इसी को हमने अगर a मान लिया था, ठीक है ना। तो r भी वही है, जैसे हमने इन तीनों को सपोज करिए a मान लिया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से देखिए r को भी यही a मान लेंगे और 2a ही है cos थीटा बाई 2, a कट जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको इसी में रखिए, ये जो हमने बताया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। वहां पे a b और r की वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ हो गया cos थीटा बाई 2। cos थीटा का कितने का मान जो होता है, हाफ होता है भाई। cos कितने का मान 1/2 होता है, तो 60। cos 60 की वैल्यू होती है ना, थीटा बाई 2, ठीक है। तो cos दोनों ओर से हट जाएगा, तो थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर 120 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, थीटा 120 डिग्री। रही बात अल्फा की, अल्फा के लिए निकालने के लिए हमने जानते हैं कि ये वाला फार्मूला, अगर इसका शॉर्ट फार्मूला अल्फा बराबर होता है b साइन थीटा a प्लस b कॉस थीटा, हमें अल्फा चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि a और b आपस में सब बराबर हैं, ठीक है ना। b और a आपस में बराबर, इसको एक कॉमन नाम दे देते हैं a, तो साइन थीटा, और ये भी a हो जाएगा प्लस a कॉस थीटा। अब चूंकि थीटा की वैल्यू हमको पता है कितना होती है,
ठीक है ना। थीटा हमें मालूम हो गया ना 120 डिग्री, थीटा हमें मालूम हो गया 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू जो है कड़ी में 3/2 होती है और कास 120 का मान -1/2 होता है, तो उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या इसका एक जनरल फार्मूला लेना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, पहले निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए ए कॉमन लेकर के काट दीजिए तो ऊपर साइन थीटा हो गया और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, अगर जनरल फार्मूला निकाल। अब एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लिख देखते हैं कि साइन थीटा का होता है मान 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता। और एक और होता साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा थीटा रहता है, अगर खाली थीटा है तो थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। उसी तरह से अभी हमने बताया था कि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तब आप यहाँ रख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एक जनरल फार्मूला बता रहे हैं जैसे हमने ये बताया था अभी। देखिए यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 से cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो साइन थीटा बाई 2 अब बटे cos थीटा बाई 2 हो जाएगा tan थीटा बाई 2। tan अल्फा बराबर हो गया tan थीटा बाई 2, यानी यहां से एक रिलेशन हुआ अल्फा बराबर होगा थीटा बाई 2। तो अल्फा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये आप फार्मूला याद रखिएगा। ये कब के लिए सही है, जब ये बराबर बी होगा, याद रखना। तो थीटा बाई 2 हो जाएगा अल्फा। अगर देखा जाए तो परिणामी 20 से जाएगा, जब परिणामी 20 से जाएगा तो थीटा का आधा यानी अल्फा भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, बीटा भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये अल्फा 60 डिग्री हो जाएगा और बीटा भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये थीटा है और ये 20 से जा रहा है, ये है, और ये अल्फा बना रहा है, बीटा बना रहा है। तो अगर ये पूरा कोण 120 है तो ये 60-60 होंगे ना, तो वही चीज आया। तो ये एक जनरल फार्मूला बन गया आपका, ठीक। और ये फार्मूला है, याद रखिएगा, हमेशा काम देगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरी केस में ये बता रहा है कि यदि ए बराबर बी हो, भाई 4 सवाल है, ए बराबर बी हो, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। कह रहा है कि ए बराबर बी हो, तो ए बराबर बी है तो हमने ये फार्मूला निकाला है ना, आर बराबर 2a cos थीटा बाई 2 और थीटा 60 डिग्री हो, तब आर क्या होगा, अल्फा क्या होगा। तो चलिए, जब ए बराबर बी होता है तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं 2a cos थीटा बाई 2। तो कह रहा है अगर थीटा 60 हो तो आर क्या हो, तो चलिए यहाँ थीटा 60 रख के cos 60 बाई 2, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 2a cos 30 डिग्री और आर बराबर 2a cos 30 डिग्री होता है कड़ी में 3/2, ये कट जाएगा तो आर हो जाएगा कड़ी में 3a, यानी इन दोनों वेक्टरों में से कोई एक। यानी अगर हम लिखना चाहें तो इसको कड़ी में 3a भी लिख सकते हैं और कड़ी में 3b भी लिख सकते हैं, क्योंकि a बराबर b है, उसी को हमने a माना हुआ है, ठीक है ना। रही बात अल्फा, तो जब a बराबर b होता है तो अल्फा होता है थीटा बाई 2। अल्फा होता है थीटा बाई 2 कब, जब a बराबर b होता है, ठीक है ना। a बराबर b होता है तो थीटा बाई 2 यानी कि अल्फा हो जाएगा 30 डिग्री। तो ठीक है, बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो जब बीच का एंगल 60 डिग्री है यहाँ पर, तो ये 30 है तो जाहिर सी बात ये भी 30 होगा, यानी कि जो बीटा होगा वो भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। बीटा क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। अल्फा भी 30, बीटा भी 30। जब ए बराबर बी होता है तो परिणामी बीचों 20 से होकर के जाएगा, ठीक है ना। यहाँ एंगल बस बदल गया 60, ऊपर वाले में एंगल 120 था, ठीक। अगला सवाल क्या है कि a प्लस वेक्टर a और वेक्टर b का जो सदिश योग है वेक्टर c है, और ये भी दिया है कि दोनों सदिशों का जो सदिश योग है वो c है, लेकिन ये भी कहा कि a का परिमाण और b का परिमाण का योग जो है वो परिणामी सदिश के बराबर है।
यानी कहने का मतलब है, देखिए नीचे वाला भी वही सवाल है कि ए प्लस बी वेक्टर यानी कि जो मैग्नीट्यूड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे आर, और इसको क्या बोलेंगे हम ए, इसको क्या बोलेंगे बी। तो आर बराबर उसी तरह से ये क्या है ए प्लस बी बराबर सी, यानी कि दो वेक्टरों का परिणामी सी है जिसको आर बोल सकते हो। तो यानी कि अगर ये इसको आर बोले तो ये ए है और ये बी है बराबर आर। यानी कहने का मतलब है छठवें सवाल में कि अगर आर बराबर ए प्लस बी है तो ऐसा कब होता है, यानी कि जब आर मैक्सिमम होता है। तो आर मैक्सिमम कब होता है, जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। ठीक, उसी तरह सवाल में ये भी उस तरह से भी आप लगा सकते हो, फार्मूले से भी लगा सकते हो कि आर बराबर आर स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए आर के जगह ही तो ए प्लस बी है, या उसी को हम सी मान लें। इसको अगर हम सी माने या आर माने, दोनों सवाल एक ही है लगभग। सी के जगह हम आर मान ले तो आर के बराबर ये मैग्नीट्यूड तो ही दिया है, तो उसके जगह क्या रख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ट्रिक बताया हमने, आप फार्मूले से भी लगा सकते हो। इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और इधर क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर इधर से कट गया, 2ab बराबर हो जाएगा 2ab कॉस थीटा, और 2ab भी कट जाएगा तो कॉस थीटा बराबर 1, यानी थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक, तो ये आप से लगा सकते हैं डायरेक्ट। यही सवाल इस तरह से हो सकता है कि अगर r का मैग्नीट्यूड यानी कि बराबर हो, ये किसके बराबर हो, a के मैग्नीट्यूड माइनस b के मैग्नीट्यूड, यानी कहने का मतलब है r बराबर हो a माइनस b। कभी कभी ये दिया है तो कहेगा कि थीटा की वैल्यू क्या है, ये कह सकता है। तो देखिए r बराबर a माइनस बी, या इसी को लिख सकते हैं r बराबर a डिफरेंस b। तो ये कब होता है, जब r मिनिमम होता है। क्या होता है, r मिनिमम होता है। r मिनिमम होता है, तो r मिनिमम कब होता है, जब cos थीटा की वैल्यू -1 होती है, और -1 कितने की होती है, cos 180 डिग्री। cos का हटा दो तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरह का सवाल पूछ सकता है। तो एक और सवाल लगाते हैं कि दो सदिशों के परिणामी सदिश के परिमाण का परिणामी सदिश के परिमाण का अधिकतम तथा न्यूनतम मान दिया है। दो सदिश है, उनका परिणामी सदिश का परिमाण का मान जो दिया है वो 17 मात्रक दिया है और 7 मात्रक दिया है। यदि दो सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो दोनों सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए। जब 90 डिग्री है तब परिमाण क्या होगा, एक तो आंकड़ा आगे दिया है, दूसरा आंकड़ा यहाँ दिया है कि उन दो सदिशों के बीच अगर 90 डिग्री कोण हो जाए तो उनके परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा। तो इस केस में कहा कि दो सदिश का एक अधिकतम मान एक न्यूनतम मान। तो हम मान लेते हैं कि एक सदिश का मैग्नीट्यूड जो है दूसरे से बड़ा है, तो एक हम मान लेते हैं। ठीक है ना, ये माना। सवाल के हिसाब से कह रहा है कि दोनों का जब अधिकतम मान है मैग्नीट्यूड का, सदिशों के परिमाण का अधिकतम मान, ठीक है ना, तो सब मैक्सिमम 17 है और मिनिमम कितना है 7। दो सदिशों के परिणामी सदिश के परिमाण का जो अधिकतम मान है वो और न्यूनतम मान क्रमशः कितना 17 मात्रक और 7 मात्रक। तो जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड और मिनिमम मैग्नीट्यूड हम मैक्सिमम निकालते हैं ना, r बराबर क्या होता है, दोनों का परिमाण जोड़ दिया जाता है, और मिनिमम क्या निकालते हैं, a डिफरेंस b। तो यहाँ पे एक हमने बड़ा ले लिया और ये मैक्सिमम देता है। ठीक है ना, ये मैक्सिमम देता है। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, a और b को कैलकुलेट कर लेंगे, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2, जोड़ देंगे। यहाँ जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये 17 7 24 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 24/2
यानी कि 12 मात्रक हो जाएगा। तो b निकालना है, तो a हमारा 12 हो गया प्लस b किसी में रख देंगे ये 17, तो b बराबर क्या हो जाएगा 17 माइनस 12, यानी 12 बराबर 5 मात्रक। अब ये दो सदिशों का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया, ठीक है ना। अब इन दोनों सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री है, यानी अगर हमें थीटा कितना है 90 डिग्री मिल गया तो उसका आर क्या होगा, तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखिए ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है 12 का स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 2 12 गुणे 5 और कॉस थीटा 90 डिग्री। ठीक है ना। यहाँ पाइथागोरस की प्रमेय भी लगा सकते हैं कि जब थीटा 90 डिग्री होता है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर बराबर हो जाएगा, देखिए ये तो पोर्शन हट गया 144 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा क्या 169 और इसका वर्गमूल होता है 13 मात्रक। ठीक है ना। ये समझो पाइथागोरियन ट्रिपलेट था। अगर एक वेक्टर जो है वो 12 मात्रक हो और दूसरा जो है 5 मात्रक हो तो ये 13 होता है। कितना होता है 13 मात्रक होता है अगर इनके बीच का कोण 90 डिग्री होता। ठीक है ना। तो 12 5 है 13, तो हम फार्मूले से क्या निकालें, तो वो उसका परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा, तो 13 मात्रक होगा। ठीक है ना। इस सवाल के हिसाब से हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे ए और बी को की वैल्यू क्या है। फिर वो कह रहा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री हैं, तो ये वाला फार्मूला हमने स्पेशल केस तीसरे में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, तो आप डायरेक्ट लगाइए cos 90 0 हो जाएगा, यही मिलेगा, तो 13 मात्रक हो गया। ठीक है। एक आखिरी सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लगाने के बाद वीडियो समाप्त करते हैं। कह रहा है कि एक दिन पे कार्यरत दो बलों के परिमाण का योग 18 है, यानी कि बल सदिश होते हैं, तो उन दो बलों का परिमाण का योग क्या है 18। परिमाण का योग क्या 18, जैसे कि दो सदिश हैं, हम उसको ए बी ही मान रहे हैं, बल को क्या मान रहे हैं ए बी, इनका परिणामी सदिश आर होता है, तो इसका परिमाण ए है और इसका परिमाण बी है, इन दोनों का योग दे दिया 18। ठीक है ना। परिमाण का योग दे दिया 18। ठीक है ना। यानी कि ए का परिमाण और बी का परिमाण जोड़े 18 है और इन दोनों का जो परिणामी सदिश का परिमाण है यानी कि आर है वो दे दिया है कितना है 12। यानी कि दो वेक्टरों का परिणामी सदिश का परिमाण 12 है, लेकिन इनको अलग अलग इनके मैग्नीट्यूड को जोड़ा जाए तो वो 18 है, ये दे रखा है। ठीक है ना। ये क्या किया है दे रखा है कि दो वेक्टर हैं यानी कि दो बल हैं, जिसको हमने ए बी माना, जिसका परिणामी सदिश को हमने आर माना, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड को अगर जोड़ें तो वो 18 है, लेकिन इन दोनों का जो परिणामी सदिश आता है ऐसा नहीं है कि आर को 18 मान लेंगे। जैसे कहने का मतलब ये है, तो वो तो एंगल पे डिपेंड करेगा ना, कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है कुछ है और एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ है, जिसको जोड़ा जाए तो इनका योग अलग अलग, जैसे ये मान लीजिए कुछ है और ये कुछ है, इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग जो है, जैसे कहने का मतलब है कि ये 4 मीटर है जो 3 मीटर है, तो इनका जोड़ जो है, जैसे ये ए है और ये बी, तो इनका जोड़ जो है क्या दिया 7 जोड़ दिया। अब इनका जो परिणामी सदिश वो होगा 5, तो कोई आर दे दिया है क्या है 5, इनका योग 7 दे दिया है, ये क्या दे दिया है ये 5 दे दिया। तो इसी तरह से इनका सदिश योग का परिमाण 12 दे दिया है। ठीक है ना। कह रहा है कि यदि परिणामी का परिमाण छोटे बल के परिमाण से, यानी कि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि छोटा बल ये जो है छोटा है, यानी कि ए क्या है छोटा है बी से, यदि परिणामी का परिमाण जो है वो छोटे बल के परिमाण से, यानी कि हम ए को छोटा मान रहे हैं बी को बड़ा मान रहे हैं, से 90 डिग्री पर हो। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि एक वेक्टर ये है जिसका परिमाण ए है, ठीक है ना, और दूसरा वाला वेक्टर
सपोज करिए ये है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, b है, ठीक है ना। परिणामी ये होगा, परिणामी आर ए है। तो तीनों का हमने मैग्नीट्यूड लिया है, सदिश रूप में नहीं लिया है। तो वो सवाल के हिसाब से कह रहा है कि जो ये है, जो परिमाण है वो छोटे बल से 90 डिग्री पे ऑलरेडी है। ये जो है r 90 डिग्री पे है, तो जाहिर सी बात है कि b जो है इस तरफ आएगा। परिमाण यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो रिजल्टेंट ऐसे जाएगा और ये b है। तो ये इससे 90 डिग्री पर है, यानी इनके बीच का कोण अल्फा जो है वो 90 डिग्री। तो दोनों बलों का परिमाण अलग अलग निकालना है, यानी कि a की वैल्यू अलग क्या होगी और b की वैल्यू अलग। अगर हम इसको F1 मान लें, अगर इसको F2 मान लें, तो क्या होगी, अलग अलग, ठीक है ना। देखिए ये एक चीज तो हमको दे रखा है कि a प्लस बी जो है हमारा 18। अब a माइनस बी का तलाश करेंगे वो, और हमारा एक फार्मूला ये भी है कि आर स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहां से एक चीज और भी दिया हुआ है कि हम जानते हैं कि tan अल्फा बराबर होता है b साइन थीटा और a प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा यहां पे क्या दिया हुआ, 90 डिग्री दिया हुआ है। 90 डिग्री का मतलब होता अनडिफाइंड चीज, ठीक है ना भाई। अल्फा देखिए छोटे कोण से जो परिणामी इस वाले वेक्टर से कितना हमने माना था, ये वाला आपने पढ़ा होगा। तो ये परिणामी को हमने यहाँ से अल्फा माना था, इसको बीटा माना था, तो आर, तो अल्फा ऑलरेडी 90 डिग्री दिया है। तो ये अल्फा tan 90 डिग्री का मतलब इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना, अनडिफाइंड होता है। तो देखिए ये चीज एक तरह से आएगी इनफाइनाइट, जिसको हम लोग अनडिफाइंड यानी कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो अनडिफाइंड चीज कहते हैं, परिभाषित है। तो किसी जैसे हमने एक में अगर 0 से भाग दें तो अनडिफाइंड चीज आती है। इसका मतलब इधर इनफाइनाइट आ रहा है, ये वाली चीज 0 होनी चाहिए भाई। ये चीज 0 होगी तभी तो यहाँ अनडिफाइंड चीज आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो b cos थीटा इक्वल टू -1 है, और वही चीज यहाँ पे रख दीजिए। और r की वैल्यू 12 दिया है, तो इसका हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144। और यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कास की जगह -a रखें, सॉरी 2a है, और b के जगह b cos थीटा की जगह क्या रखेंगे, -a। तो यहाँ पे -a रख दिया, तो 144 आ गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -2a स्क्वायर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये 144, ये b स्क्वायर और -a स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और 144 इसको लिख सकते हैं कि b माइनस ए, और एक कोष्ठ में रख सकते हैं b प्लस ए। तो देखिए 144 और ये b माइनस ए, और ये है 18, कितना 18। तो b माइनस ए बराबर हो जाएगा 144 बटे 18, 18 144 होता है, 18 बटे 144। तो b माइनस ए मिल गया 8, और यहीं पे हम जानते हैं कि a प्लस बी बराबर क्या है 18। दोनों का योग कर दें, तो योग करने पे ये कट जाएगा, 2b बराबर हो जाएगा 18 26, तो b बराबर हो गया 13। तो जब b बराबर हो गया 13 तो हमें a मिल जाएगा, 13 माइनस 8 बराबर a, 8 5 13, यानी कि a बराबर 5। तो अलग अलग बल हमको मिल गए, ठीक है ना। तो चलिए तो हम इसको शॉर्टकट से लगाते हैं। अब जैसे एक वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड a है, मान लो a है। दूसरा वेक्टर ये था जिसका मैग्नीट्यूड b है, और इसका मैग्नीट्यूड परिणामी का हमें मालूम है 12, और ये इससे कितने डिग्री पे है 90। ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, ये कर्ण का काम करेगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब का वर्ग अधन
आधार का वर्ग, ये हो जाएगा ना। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो b का वर्ग माइनस a का वर्ग बराबर 12 का वर्ग, यानी इसको लिख सकते हैं b माइनस a, तो एक कोष्ठ में b प्लस a बराबर 144 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से ही मालूम है अगर 18 है तो b माइनस a बराबर 144 अब बटे 18, 18 और 8 144, तो b माइनस a बराबर 8। तो ये दूसरा वाला जो है इतना बड़ा जो है, सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस निकाल सकते हैं b माइनस a बराबर 8 और a प्लस b बराबर 18, तो हल करके a भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो फिर इससे करिए, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी तरीका अपनाइए, दोनों अच्छा है, ठीक है। तो ये ट्रिक में है कि शायद ये ना दूसरा समीकरण निकालने के लिए हमको ये सब नहीं करना पड़ा, यहीं से निकल गया। ये मैग्नीट्यूड दिया है और ये मैग्नीट्यूड दिया और कहा है कि जो परिणामी है वो इससे 90 डिग्री पे दे 12, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय निकाल के b माइनस ए निकाल के दोनों को हल कर देंगे। अब यहाँ से b माइनस ए निकाल करके हल करेंगे, जोड़े घटाएंगे तो वही आएगा ना, ठीक है ना। तो इस तरह से आज का वीडियो लेक्चर में यही समाप्त हुआ और आज हमने कुछ स्पेशल केसेस पढ़े, कुछ जो है कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट जो था वो पढ़े, उस पर आधारित सवाल लगाए। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मुझे आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और आगे के वीडियो लेक्चर में हम दो वेक्टरों का अंतर पढ़ेंगे, सदिश, दो सदिशों का सदिश अंतर का परिमाण कैसे निकाला जाता है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।